हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रोवाइड की गई कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान और आज राजनीतिक विज्ञान सेकंड की वर्कशीट नंबर 10 डिस्कस करेंगे। ये 28 जुलाई की वर्कशीट है और आज की वर्कशीट का टॉपिक है संवाद। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप सबको कुछ बातें पता होनी चाहिए शासन प्रणाली से संबंधित। सबसे पहली बात, जो शासन प्रणाली है वो दो प्रकार की होती है। पहली है एकात्मक शासन प्रणाली और दूसरी है संघीय शासन प्रणाली। एकात्मक शासन प्रणाली में सारी शक्तियाँ अधिकार केंद्र सरकार इट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं और इस तरह की जो सरकार है वो श्रीलंका में है। इसकी डीमेरिट या यूँ कहें कि कमी यह है कि इसमें बहुमत वाले लोगों को अधिक महत्व मिलता है। जैसे श्रीलंका में बौद्ध धर्म को मानने वालों का बहुमत है, तो जो बौद्ध धर्म को मानते हैं उनको अधिक महत्व दिया जाता है। दूसरी है संघीय शासन प्रणाली। इसका उदाहरण हम ले सकते हैं बेल्जियम में। ये बेल्जियम जो है वो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इस तरह की शासन प्रणाली का। संघीय शासन प्रणाली में 2 से ज़्यादा स्तर पर सरकारें होती हैं। जैसे हमारे यहाँ पर कितने स्तर पर? 3 स्तर पर। सबसे ऊपर है केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार और लास्ट में है स्थानीय शासन, जिसमें नगर पालिका और ग्राम पंचायत आती है। ज़्यादातर देशों में ये 2 स्तर पर होती है। संघीय व्यवस्था में एक सरकार तो पूरे देश के लिए होती है जो राष्ट्र के महत्व के विषयों अर्थात पूरे देश से संबंधित विषयों को देखती है, और दूसरी होती है राज्य सरकार जो राज्य के स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा और जो भी राज्य से संबंधित विषय हैं उनको देखती है। और दोनों में अर्थात केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। शक्तियाँ का जो बंटवारा होता है वो बिल्कुल साफ स्पष्ट होता है। दोनों के अपने अपने कार्य क्षेत्र होते हैं, शक्तियाँ होती है। अब हम अपनी वर्कशीट से पढ़ते हैं संघवाद यानी संघीय शासन प्रणाली की बात कर रहे हैं। संघवाद में क्या होता है? सत्ता की साझेदारी होती है। सत्ता के बंटवारे का ही एक रूप है संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था सत्ता के बंटवारे का ही एक प्रकार है या रूप है, हम कह सकते हैं। इसमें सरकार की शक्तियों को ऊर्ध्वाधर अर्थात ऊपर से नीचे के तरीके से 2 या 2 से अधिक स्तरों पर विभाजित कर दिया जाता है। इसमें मुख्यतः केंद्रीय और प्रादेशिक सरकारों के बीच शक्तियों व कार्यों का बंटवारा किया जाता है। अर्थात शक्तियों तथा कार्यों का बंटवारा या विभाजन केंद्र व राज्य सरकार के बीच किया जाता है। अब आते हैं इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं। इस व्यवस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। एक एक करके उनके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कितनी विशेषताएं दी हुई हैं? 1 2 3 4 5 6 संघीय सरकार की यहाँ पे 6 विशेषताएं दी हुई है। एक एक करके अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहली है 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली सरकार, जिसके बारे में हम अच्छे से पहले ही चर्चा कर चुके हैं, जिसमें केंद्र सरकार होती है और राज्य सरकार अर्थात प्रादेशिक सरकार होती है। 2 स्तर भी हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी। हमारे देश में कितने हैं? 3 स्तर हैं। पहले केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार और लास्ट में स्थानीय शासन प्रणाली। दूसरी जो विशेषता है, संविधान में प्रत्येक स्तर के सरकार की शक्तियों का वर्णन। संविधान में स्पष्ट होता है कि कौन सी सरकार के कौन कौन से कार्य हैं तथा उनके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं। संविधान में राज्य सरकार, स्थानीय शासन और जो केंद्र सरकार है सभी के बीच में शक्तियों का जो बंटवारा हो है वो सब मेंशन होता है, सब उसमें स्पष्ट होता है। तीसरी जो विशेषता है, एक ही नागरिक समूह पर शासन करते हुए भिन्न अधिकार क्षेत्र। अर्थात केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों ही एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो हरियाणा की जनता है उस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री अर्थात हरियाणा की सरकार भी उसी नागरिक समूह पर शासन करती है।
और केंद्र सरकार भी। दोनों के अधिकार क्षेत्र भले ही अलग है, परंतु केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों को ही उनकी भलाई के लिए कार्य करने होते हैं, उनका ध्यान रखना होता है। फोर्थ जो विशेषता है वो है स्वतंत्र न्यायपालिका। सरकार कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, परंतु न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र होती है, आज़ाद होती है। सरकार न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। फिफ्थ विशेषता है संविधान संशोधन आपसी सहमति से, अर्थात अब संविधान में कुछ भी बदलाव लाने हैं, नियम कानून बनाने हो, तो केंद्र सरकार व राज्य सरकार अकेले अकेले यह कार्य नहीं कर सकती। दोनों मिलकर ही संविधान में संशोधन कर सकती है। अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता, आपसी सहमति से ही कोई परिवर्तन किया जा सकता है। अगर कोई एक भी असहमत है तो वो संशोधन, वो बदलाव नहीं होगा। अब है सिक्स्थ विशेषता, देश की एकता और क्षेत्रीय विविधता में सामंजस्य। हम सबको पता है कि जो हमारा देश भारत है वो विविधताओं से भरा हुआ है। उन विविधताओं में सामंजस्य बिठाने के लिए संघीय सरकार पूरी कोशिश करती है ताकि सबकी विविधताओं को, ताकि सबके जो डिफरेंसेस है उनको सम्मान मिले। तो ये 6 पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है, संघीय व्यवस्था किस प्रकार सत्ता की साझेदारी का एक रूप है? तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से होगा सत्ता के बंटवारे का, बंटवारे की जगह आप क्या लिख दोगे, साझेदारी का ही एक रूप है संघीय व्यवस्था। इसमें सरकार की शक्तियों का ऊर्ध्वाधर ऊपर नीचे तरीके से 2 या 2 से अधिक स्तरों पर विभाजित कर दिया जाता है। इसमें मुख्यतः केंद्रीय और प्रादेशिक सरकारों के बीच शक्तियों व कार्यों का बंटवारा किया जाता है, उनमें साझेदारी होती है। तो आप ये वाला आंसर लिखोगे फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हमारा देश भी संघीय व्यवस्था वाला देश है? समझाइए। तो आप लिखोगे हाँ, हमारा देश भी संघीय व्यवस्था वाला देश है, क्योंकि इसमें संघीय सरकार की सारी विशेषताएं हैं। जैसे क्योंकि इसमें संघीय सरकार की सारी विशेषताएं, ये लाइन लिखने के बाद आप ये 6 पॉइंट्स लिखोगे और फिर एक एक 2-2 लाइन जो मैंने आपको बताई हैं। जैसे पहले है 2 या 2 से अधिक स्तरों वाले सरकार, तो यहाँ पे केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार और फिर है स्थानीय शासन। तो इस तरीके से हमारे देश में क्या है, 3 स्तर की सरकार है। तो ये क्या संघीय सरकार की एक विशेषता है, तो इसको मेंशन करोगे। फिर संविधान में प्रत्येक स्तर की सरकार की शक्तियों का वर्णन है। यहाँ पे राज्य सरकार की अपनी अलग शक्तियाँ हैं, केंद्र सरकार की अलग, और उन शक्तियों का अच्छे से विभाजन दिया हुआ है। तो ये भी क्या है, संघीय सरकार की विशेषता, और ये हमारे देश में है। तो इस प्रकार इन 6 पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन करोगे 1-2 लाइन से। तीसरे में हम लिखेंगे, एक ही नागरिक समूह पर शासन करते हुए विभिन्न अधिकार क्षेत्र। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही एक ही नागरिक समूह पर क्या करते हैं, शासन करती है, उनकी भलाई के लिए कार्य करते हैं। फोर्थ जो विशेषता, स्वतंत्र न्यायपालिका। सरकार कितनी ताकतवर क्यों ना हो, ना ही केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकार न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वो स्वतंत्र होती है। न्यायपालिका अपने कार्य के लिए स्वतंत्र और आज़ाद होती है। फिफ्थ है संविधान संशोधन आपसी सहमति से। संविधान में कोई भी संशोधन या बदलाव करना होगा वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की सहमति से होगा, अकेले कोई भी सरकार इसे संशोधित नहीं कर सकती। सिक्स्थ है देश की एकता और क्षेत्रीय विविधता में सामंजस्य। जो संघीय सरकार है वो अपनी देश की विविधता को बनाए रखने के लिए और सभी विविधताओं के सम्मान के लिए कार्य करती है। तो ये सारे पॉइंट्स एक बार लिख के आप 1-1, 2-2 लाइन में इन्हें एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, संघीय व्यवस्था वाली सरकारों में अंतर भी होते हैं, क्यों? यह हमें रीज़न देना है कि जो संघीय व्यवस्था वाली सरकारें होती हैं उनमें भी अंतर होता है। तो इसका आंसर आप ऐसे लिखोगे, ध्यान से सुनिए और इसे लिखिए अपने वर्ड्स में। संघीय शासन व्यवस्था आमतौर पर 2 तरीकों से गठित होती है। जो संघीय शासन व्यवस्था है वो 2 तरीकों द्वारा गठित होती है। पहला तरीका है कि इसमें 2 या 2 से अधिक देश साथ मिलकर एक बड़ी इकाई बनाते हैं। पहले वाला जो तरीका उसमें 2 या 2 से ज़्यादा जो देश हैं, स्वतंत्र देश होते हैं, ये आपस में मिलकर आपसी सहमति से एक बड़ी इकाई बनाते हैं। उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। इसमें क्या होगा, इसमें 2 से अधिक
जो देश हैं सारे स्वतंत्र देश होते हैं, सबने मिलकर एक संगठन बनाया है, इकाई बनाई है, और ये जो व्यवस्था है ये उनकी संघीय व्यवस्था है। कहाँ बनी हुई है ये बनी हुई है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में। दूसरा जो तरीका है वो है बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन। दूसरे तरीके में क्या होता है कि जो बड़े देश होते हैं वो अपनी आंतरिक अंदर की जो विविधता है उसको ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करते हैं। जैसे हमारे देश भारत में बहुत ज़्यादा विविधता है, यहाँ अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, बहुत सारी भाषाओं वाले लोग रहते हैं। यहाँ पर भाषा आधार पर राज्यों का गठन किया गया है। तो हमारे यहाँ देश नहीं थे, स्वतंत्र प्रदेश थे जिनको उनकी विविधता के आधार पर संगठित किया गया। तो हमारा इस तरह का संघ है, और हमारे ही तरह और किस देश का संघ है? स्पेन और बेल्जियम का, जहाँ पर स्वतंत्र देश नहीं प्रदेश थे, विविधता के आधार पर प्रदेश बटे हुए थे, फिर उनको जोड़कर संगठित किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए आप वीडियो की स्पीड लिमिट कम करके भी इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, संघीय व्यवस्था कैसे लोगों के जीवन को अधिक खुशहाल बनाने में कारगर होती है? उदाहरण देकर समझाइए। उदाहरण देकर हमें समझाना है कि जो संघीय व्यवस्था है वो लोगों के जीवन को खुशहाल बनाने में कैसे मदद करती है। तो इसका आंसर लिखिए, ध्यान से सुनिए, उसको लिखिए। संघीय व्यवस्था में लोगों की विविधता का सम्मान किया जाता है, सबको समान अधिकार दिए जाते हैं। यहाँ पे लोगों की विविधता को तवज्जो दी जाती है, उनको सम्मान दिया जाता है, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाता, और सभी को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार प्राप्त होते हैं। सत्ता में सभी की भागीदारी होती है क्योंकि सभी को वोट डालने का अधिकार होता है, अपना प्रतिनिधित्व तथा सरकार चुनने का अधिकार होता है, चुनाव में भाग लेने का अधिकार होता है और उनकी बात को सुना भी जाता है। और ये सभी चीज़ों के कारण उनमें आपसी सहयोग और विश्वास की भावना जागृत होते हैं। इन सभी चीज़ों के कारण ही जो लोग हैं उनमें आपसी सहयोग और विश्वास की भावना जागृत होती है और वो मिलजुल कर रहते हैं, एक देश की तरह रहते हैं। चाहे वे भले ही जाति भाषा धर्म के आधार पर अलग हो, परंतु उनमें एक भावना हमेशा रहती है कि हम इसी देश के हैं, हम इसी देश के निवासी हैं और हम इस देश के नागरिक हैं। सबसे ऊपर हमारा देश है। अब आपको समझा दिया गया है, आप आंसरों को लिखिए और अपनी वर्कशीट पूरी कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।